कभी सोचा है कि इतिहास में कभी कभी एक छोटी सी घटना, एक चिंगारी, कैसे पूरे देश का नक्शा और उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम बात करेंगे 1857 के उसी विद्रोह की, वो भूचाल जिसने हिंदुस्तान को जड़ से हिलाकर रख दिया था। तो सवाल यही है कि वो एक गोली, वो एक चिंगारी आखिर थी क्या, जिसने देखते ही देखते पूरे उपमहाद्वीप में आग लगा दी। चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक सिपाही है जिससे कुछ ऐसा करने को कहा जा रहा है जो उसकी गहरी धार्मिक मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के सामने ठीक यही स्थिति थी। एक अफवाह फैली थी कि जो नई राइफलें आई हैं उनके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दांतों से काटना पड़ेगा। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उनके लिए अपने धर्म पर एक सीधा हमला था। और ये अफवाह सिर्फ कानों तक ही सीमित नहीं रही। यही वो चिंगारी थी जिसने बगावत की पहली आग जलाई और फिर देखते ही देखते ये एक ऐसी ज्वाला में बदल गई जिसे बुझाना नामुमकिन सा हो गया। देखिए, घटनाएं कितनी तेजी से घटी। फरवरी में इनकार, मार्च में हमला और अप्रैल में फांसी। लेकिन असली तूफान तो मई में मेरठ में आया, जब 85 सिपाहियों को सबके सामने बेइज्जत करके बेड़ियों में जकड़ा गया। तो उनके बाकी साथी चुप नहीं बैठे, उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया और उनका एक ही निशाना था, दिल्ली। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों की नहीं है। वो तो आप कह सकते हैं कि बस एक चिंगारी थी। असली आग तो पिछले 100 साल के गुस्से, अपमान और नाइंसाफी के ईंधन में सुलग रही थी। चलिए जरा उन गहरे कारणों को समझते हैं जिन्होंने इस विद्रोह के लिए जमीन तैयार की। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी थी। किसान अपनी ही जमीनों से बेदखल हो रहे थे, कारीगरों का काम छिन गया था, हर तरफ एक नाउमीदी, एक बेबसी का माहौल था। और इस तबाही को कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले ही भांप लिया था। देखिए, 1853 में ही उन्होंने लिखा था कि कैसे ब्रिटिश राज भारत के आर्थिक ढांचे की आत्मा को ही खत्म कर रहा है। पर यह लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये सम्मान और स्वाभिमान की भी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों से अंग्रेज एक के बाद एक भारतीय राज्यों को हड़प रहे थे। मतलब, अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं तो उसका राज अंग्रेजों का। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुगल बादशाह तक का अपमान किया। लोगों को लगा कि अब उनकी पहचान पर ही हमला हो रहा है। और फिर आता है सबसे संवेदनशील मुद्दा, धर्म और समाज। हाँ, सती प्रथा पर रोक जैसे कुछ सुधार आज हमें प्रगतिशील लगते हैं, लेकिन उस वक्त लोगों ने इन्हें अपनी संस्कृति और धर्म में सीधी दखलंदाजी के तौर पर देखा। एक डर का माहौल बन गया था कि उनकी पूरी जीवन शैली ही खतरे में है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरफ से गुस्सा उबल रहा था। और फिर आखिरकार 100 साल का ये दबा हुआ गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। पूरे उत्तर भारत में एक महान विद्रोह की शुरुआत हो गई। विद्रोही सीधे पहुंचे दिल्ली और वहां उन्होंने एक बहुत ही प्रतीकात्मक कदम उठाया। उन्होंने लगभग शक्तिहीन हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। इस एक कदम ने इस बिखरे हुए विद्रोह को एक चेहरा और एक मकसद दे दिया था। और ये आग सिर्फ दिल्ली में नहीं लगी थी। कानपुर में नाना साहेब अपनी छीनी हुई पेंशन के लिए लड़ रहे थे, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य को बचाने के लिए। हर नेता के पास इस जंग में कूदने का एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही व्यक्तिगत कारण था। और ये सबसे जरूरी बात है, ये सिर्फ सिपाहियों या राजाओं का विद्रोह नहीं था। नहीं, ये आम लोगों का विद्रोह बन गया था। किसान, कारीगर, छोटे मोटे जमींदार, लाखों आम लोग इस लड़ाई में कूद पड़े थे, एक बेहतर कल की उम्मीद में। इतना जोश, इतना जुनून, इतनी बड़ी बगावत, तो फिर ये नाकामयाब कैसे हो गया? सवाल तो बड़ा है। चलिए उन कारणों को देखते हैं जिन्होंने इस शक्तिशाली आंदोलन को आखिरकार गिरा दिया। देखिए, एक तरफ थे हमारे बहादुर विद्रोही, लेकिन वो असंगठित थे, उनके पास भविष्य का कोई एक प्लान नहीं था। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सेना, पूरी तरह से अनुशासित, आधुनिक हथियारों से लैस और जिनका मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी कीमत पर नियंत्रण बनाए रखना। सच कहें तो ये एक असमान लड़ाई थी। पर बात सिर्फ हथियारों की नहीं थी, असली कमी थी एकता की। ये विद्रोह पूरे भारत में फैल ही नहीं सका। और शायद सबसे दुखद बात यह थी कि कुछ बड़े भारतीय शासकों ने ही विद्रोहियों के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया।
विद्रोह की विफलता सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, ये एक पूरे युग का अंत था और एक नए, कहीं ज्यादा क्रूर और दमनकारी युग की शुरुआत। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जगह एक और भी बड़ी और भी शक्तिशाली ताकत ने ले ली थी, सीधा ब्रिटिश साम्राज्य। भारत अब औपचारिक रूप से ब्रिटिश क्राउन का गुलाम था और फूट डालो और राज करो की नीति हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का नया हथियार बन गई। तो इतना सब कुछ जानने के बाद हम इस घटना को याद कैसे रखें? इसे क्या कहें? क्या ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का गदर था, या ये भारत की आज़ादी की लड़ाई की पहली बड़ी संगठित कोशिश थी? जाहिर है, अंग्रेज इतिहासकारों ने तो इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहा। उनके हिसाब से ये एक असंगठित बगावत थी, जिसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं था। पर क्या यही पूरा सच था? लेकिन भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे एक अलग ही नजर से देखा। वीडी सावरकर ने इसे नाम दिया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उनके लिए ये एक राष्ट्र के तौर पर अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का पहला बड़ा साहसी प्रयास था। आप इसे सिपाही विद्रोह कहें या स्वतंत्रता संग्राम, एक बात बिल्कुल तय है, 1857 ने सब कुछ बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर खत्म हो चुका था और ब्रिटिश राज का दौर शुरू हो गया था। तो हम इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। विद्रोह की आग तो बुझा दी गई, ये सच है, पर क्या उसी आग की राख से एक नए राष्ट्र का, एक नेशन का आइडिया पैदा हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचना बहुत जरूरी है।